नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज से 9वीं यूनिट की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आज भारतेंदु युगीन निबंधों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित निबंध दिल्ली दरबार दर्पण को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के विषय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध है, जिसकी रचना इन्होंने सन 1877 में की थी। इस निबंध के द्वारा भारतेंदु जी ने महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्ञी बनने के दिन की चर्चा की है तथा उस दिन दिल्ली के उस दरबार का एक जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। इसीलिए इस निबंध का नाम दिल्ली दरबार दर्पण रखा गया। दोस्तों, यह निबंध भारतेंदु जी के भ्रम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। दरअसल भारतेंदु जी ने जहाँ जहाँ भी जातीय प्रगति होने की हल्की सी भी संभावना देखी, उसकी प्रशंसा में अपनी लेखनी चलाई। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी ऐसी ही एक मरीचिका के समान था, जिसे भारतेंदु जी सच मान बैठे थे और इसी में भूलकर राज राजेश्वरी का इन्होंने इस निबंध के द्वारा गुणगान किया है। दोस्तों, आजकल क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जिस टॉपिक को हम पूरा पढ़ सकते हैं उसे हमें पूरा पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए निबंध का लगभग 80% भाग लेकर आई हूँ। बाकी 20% इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से प्रश्न नहीं बन सकता। तो चलिए हम देख लेते हैं इस निबंध के इस भाग को। आप ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु जी। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासन अधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना हुआ था और एक एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और फरहरे पर जो झंडे से लटकाया गया था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वायसरॉय ने हर एक राजा से यह वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरख्वाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी याद होगा कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की आज्ञा के अनुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने रखें और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन की याद आपको दिलाता रहे और जो इस पर छपा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे राजा आए थे जिस दिन, सभी राजा आए थे अलग अलग रियासतों के, जिस दिन महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक टाइप हुआ था। मतलब उन्होंने एक तरह से भारत को पूरी तरह से अपने अंडर कर लिया था।
तो भारत की साम्राज्ञी बन गई थी। ये उसी दिन का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस निबंध में किया है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी के केवल तमगे मिले थे। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े, कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, उसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गईं। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां साहब पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाज़ार में मेवा लिए घूमा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क तो था। वो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा भयानक था और बिगड़ा हुआ था। इन्हें झंडा न मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय के गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। इस तरीके से खां की बातें बताई हैं इन्होंने कि ये खां साहब भी वहाँ पर आए हुए थे, तो सभी राजा आए हुए थे। सबको इस तरह से 25-25, 10-10 हज़ार की गिफ्ट्स टाइप मिली थी उस दिन। आगे देखते हैं। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा था और सुनहला, रुपहला तथा शीशे का काम था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए। इसके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे ख्वास लोग हाथों में चंबर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, दोनों खड़े हुए थे और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासन अधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और मुंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। इस प्रकार हमने देखा कि ये पूरा उस समय कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ का माहौल कैसा था, ये सब हरिश्चंद्र जी ने अपनी कलम के द्वारा बिल्कुल एक शीशे के तरह, इसीलिए इसको दर्पण भी बोला गया कि ऐसा लग रहा है कि एक शीशा हमारे सामने है, जिसमें बिल्कुल वैसी ही उन्होंने लेखनी अपनी चला दी है।
राजाओं की कुर्सियां भी नीले साटन से मढ़ी थीं और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थीं जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इसके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। सब मिलाकर 63 यानी 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि कितने शासन अधिकारी राजा उस समय वहाँ पर बैठे थे। तो 63 बैठे हुए थे, जिसमें से जिनके नाम इस प्रकार हैं: महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा, उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा भलावर, राणा धौलपुर, चंबा, छतरपुर, देवास, बिलासपुर, बमरा, फरीदकोट, धार, जींद, खरौंद, कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकैत, टिहरी, राणा धौलपुर, रावाजिगनी टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौना, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार अलीपुरा, बेगम भूपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कसलिया, कलसिया, ठाकुर साहिब भगवान नगर, मुरबी, पिपलौदा, जागीरदार पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोंकदा, नंदगांव और जाम नवानगर के राजा मौजूद थे। वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थीं, जो 10 भागों में बांट दी गई थीं। उस पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी। सीढ़ी नुमा बेंचें लगाई गई थी। दरबार की जगह दक्षिण की तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। 15,000 से ज़्यादा की फौज थी उस समय वहाँ पर दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ राजा लोगों की सजीली पलटनें भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बंधे खड़ी थीं। इन सब की शोभा देखने में काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अलमारियां कसी थीं और करचोबी झूले पड़ी थीं, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहारों का उड़ना, 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ थी। 2 लाख लोग भी वहाँ पर आए हुए थे जो इस सब को देख रहे थे, जो मैदान में डटी थी। ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देखकर जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। ऐसी अवस्था में हाल ही में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहें वे बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है
कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए, ये दो एक में हो गए थे, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ये प्रश्न भी बन सकता है। एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राज आज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज की मोहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन था कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजपत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मोहर के पीछे प्रकाशित किया गया, हमने यह पदवी ली। यह जो राजाज्ञा जो पत्र था महारानी विक्टोरिया का, ये 1 जनवरी सन 1801 को प्रकाशित हुआ था। यह बात इम्पॉर्टेंट है। हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी, सर्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन था कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया। इस एक्ट के द्वारा यही हुआ था कि पहले जो हिंदुस्तान का राज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, वो अब महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जाने लगा था और वो पूरी तरीके से भारत की साम्राज्ञी बन गई थी। अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से भारत का शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इस सब वर्णनों के अंतर्गत इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने किए हुए राजपत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ भी उचित समझेंगे, हम उसको बढ़ा लेंगे। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिलिंग की समिति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे जहां सुगमता के साथ हो सके, सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इस प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं हुआ है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी इसको लिखा जाए और अंग्रेज़ी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया इस वाक्य को लिख दिया जाए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें कौन सा वाक्य ऐड हुआ था और किस भाषा में। लैटिन भाषा में हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेज़ी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया लिखा गया था। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, नई पदवी ना लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते हैं। इस प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से नीति विरुद्ध ना समझे जाएंगे
और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राज आज्ञा पत्र में सब जगहों में नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, वे सिक्के जो राजपत्र के अनुसार अरब छापे और चलाए जाएंगे। तो दोस्तों ये सब सिक्कों का भी एक एक उसमें वर्णन किया गया है कि भारत में अब कौन से सिक्के चलेंगे, किस पे क्या लिखा होगा, कौन सी पदवी छपी होगी। इन सारी चीज़ों का वर्णन भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में किया है, जैसा कि हमने सुना। आगे देख लेते हैं हम इसको। राज आज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वो सिक्के जो राजपत्र के अनुसार अरब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। मतलब कि उस देश की लिक्विडिटी समझे जाएंगे, जो पैसे चलते हैं जिनको हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, ये सिक्के उस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता ना प्रकट की जाए, हमारी विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। ये था महारानी का राज आज्ञा पत्र, जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जो इस निबंध की मेन नींव था। इसके आगे उन्होंने लिखा है, जब चीफ हेरल्ड राज आज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुके, तब हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तुजुर्मा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडे को खड़ा किया गया और तोपे खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद थे 101 तोपों की सलामी दी गई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी थी, तब फिर बाड़ छूटी और नेशनल एंथम बजने लगा। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम को बजाया जाने लगा। सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उम्मत प्रकट किया। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सर सालार जंग, राजपूताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भूपान, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति को प्रकट किया। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा दी कि अब दरबार समाप्त हो चुका है और अपनी 4 घोड़ों की गाड़ी पर चढ़कर वे अपने खेमे के लिए रवाना हो गए। ये था हमारा आज का निबंध दिल्ली दरबार दर्पण। जैसा कि हमने सुना देखा, ये बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इतनी अच्छी इसका लेखन किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दरबार अभी हमारी आंखों के सामने ही आ गया है कि ऐसा ऐसा सब हुआ था। तो दोस्तों आज हमने इसको पूरा डीपली पढ़ा ताकि प्रश्न कहीं से भी आए हम उसे हल कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।